करें शुरू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस वक्र की अनंत स्पर्शी की संख्याएं कितनी है? इस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां होंगी? ऐसे ये एसिम्पटोट आ गया, आपके यूजी का सवाल आ गया। ठीक है, कोई ना। अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी? इस वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियां होंगी? वैसे हमारी परमेय कहती है, हाँ हमारी परमेय कहती है कि जितने घात का समीकरण है अधिकतम उतनी हो सकती है। तो वो गारंटी नहीं देता ना, वो गारंटी नहीं देता। वो ये बताता है कि जितनी घात का समीकरण है अधिकतम उतनी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखें तो ये 3 घात का समीकरण है, तो अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या 3 है। ये तो अधिकतम हुआ कि भाई 3 से ज्यादा 3 हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, इसका मतलब 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अब ये जवाब जो है वो निकालने से ही पता चलेगा। इसका जवाब निकालने के बाद पता चलेगा, जब तक नहीं निकाल लेते तब तक पता नहीं चल सकता कि कितनी अनंत स्पर्शियां। ये तो अधिकतम की गारंटी है। क्वेश्चन ने अधिकतम थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन ने अनंत स्पर्शियां पूछी है। जो आएंगी वो पूछिए। अब आएंगी तो हो सकता है 3 आए, हो सकता है 2 आए। हाँ, 3 से ऊपर नहीं जा सकती, 3 से ऊपर का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन उस हिसाब से सेट किए हुए हैं। तो अब 3 से कितनी हो सकती है वो निकालते हैं। तो 3 घात वाला समीकरण ये रहा, 5/3। ये 2 घात का 5/2। बस और का करना भी क्या है, x का मान 1 और y का मान, x का मान 1, y का मान m रखने पर तो ये आ गया m-3 5/2 माइनस का 5m। 5/3 5/2 दोनों आ गया। 5/3 को 0 करके m का मान निकाल लो। m का मान आया 3, m का मान आया तो c का मान भी आएगा, झंझट खत्म। एक अनंत स्पर्शी तो ये आ गई, m का मान आ रहा है मतलब c का मान भी आ जाएगा, एक अनंत स्पर्शी ये आ गई। अब समांतर वाले निकालते हैं। x की अधिकतम घात का गुणांक 0, कुछ नहीं मिला। y की अधिकतम घात का गुणांक 0, y की अधिकतम घात का गुणांक 0। तो y की अधिकतम घात का गुणांक है x² - 5x, उसको 0 कर दो। क्या किया हमने, x की अधिकतम घात का गुणांक 0। समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए x की अधिकतम घात का गुणांक 0, y की अधिकतम घात का गुणांक 0, तो है ना x की तथा y की, इससे आपके समांतर अनंत स्पर्शी आ जाती है। तो 2 समांतर अनंत स्पर्शी आ गई, x बराबर 1, x बराबर 5 और 2 एक तिर्यक आ गई। तो टोटल कितनी आ गई, 3। सही है, जितना अधिकतम है उतनी की उतनी अनंत स्पर्शी आई है इसकी, 3 की 3 आई है। अच्छा वाई तो एक वाई भूल गए, एक वाई तो वो रहेगी अब, +6। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, एक और वाई था यहाँ पे आगे, बच गए। वो +6 था। दो और तीन,
x बराबर 2 और x बराबर 3, दो अनंत स्पर्शियां ये होगी और दो वो होगी। हाँ वो नहीं है, वो अनंत स्पर्शी नहीं है। x एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। वाई एक्स के समांतर 2 आई है, एक तिर्यक आई है। एक्स एक्स के समांतर कोई नहीं है। तो ये साफ है कि ये समफलन है, ये समफलन है, क्योंकि अंदर कॉस ही कॉस भरे पड़े हैं और कॉस पे माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो ये समफलन है। तो समफलन होने के कारण हम लिमिट को 0 से π/2 कर सकते हैं और डबल कर सकते हैं, है ना। अंदर जो भी है उस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो है वो cos x है और cos पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता। cos पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से माइनस प्लस लिमिट सेम होंगी। तो सवाल हो जाएगा 2, दुगना हो जाएगा और 0 से π/2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे cos x कॉमन ले लें, अंदर cos x कॉमन लेते ही 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। साइन x बाहर आ गया, ये cos x, ये dx, ये sin x cos x, sin x को t मान लो, cos x को t मानो। sin x dx बराबर माइनस dt, माइनस बाहर, 0 रखने पर 1, 90 रखने पर 0, अंडर रूट टी dt, माइनस 2 t की पावर 3/2 बटा 3/2। ठीक है, एक बटा ई से ई स्क्वायर तक log x बटा x मोड log x बटा x dx का समाकलन कितना होगा।
तो मोड हटाने से पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो भाई है ये प्लस का है या माइनस का है। ये मैन है, ये प्लस है या माइनस है, और अगर माइनस है तो कहां से कहां तक है, प्लस है तो कहां से कहां तक है। पहले इसकी श्योरिटी लेनी पड़ेगी। तो ये ले लो log x बट्टा एक्स, देखते हैं ये कब प्लस का होता है। log x बट्टा एक्स मुझे 0 से बड़ा चाहिए, log x बट्टा एक्स मुझे 0 से बड़ा चाहिए। तो देखते हैं कब आता है। अच्छा, आपका x का मान एक बार गौर कर लो, आपके x का मान जो है वो ये 1 बट्टा ई से ई स्क्वायर है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये सब प्लस के हैं। तो आपका x प्लस का है, ये बात कंफर्म है। जो अंतराल आपको दिया गया है उसके हिसाब से एक बात कंफर्म है कि x प्लस का है। ठीक है, अब देखना है कि log x बट्टा एक्स कहाँ प्लस का होता है। तो x प्लस का है तो वज्र गुणा करने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। चिन्ह क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि प्लस का नंबर से गुणा कर रहे हो, और प्लस के नंबर से गुणा करने पर चिन्ह चेंज नहीं होता। फिर उधर e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 1 हो गया, यानी x का मान अगर 1 से बड़ा है, अगर x का मान 1 से बड़ा है तो ये चीज प्लस की होगी। अगर x का मान 1 से बड़ा है तो ये चीज प्लस की होगी। 1 बटा ई 1 से बड़ा नहीं होता, 1 बटा ई 1 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ई 1 से बड़ा होता है। तो अगर ई 1 से बड़ा है और दोनों तरफ ई का भाग दे दूं तो 1 बटा ई 1 से छोटा होता है। 1 बटा ई 1 से छोटा होता है। तो 1 बटा ई 1 से छोटा होता है, और फिर ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर तो 1 से बड़ा होगा क्योंकि 2.7 का स्क्वायर 5 के आसपास आएगा। तो ये एक इसके बीच में आएगा, एक इनके बीच में आएगा। तो एक से पहले पहले, एक से पहले पहले ये नेगेटिव होगा, एक के बाद में ये पॉजिटिव होगा। तो आपको इस तरीके से करना है। 1 बटा ई से लेकर 1 तक यह समाकलन माइनस का, क्योंकि log x बटा एक्स का मान माइनस होगा, और फिर 1 के बाद में ये प्लस का हो गया। 1 से लेकर ई स्क्वायर तक ये प्लस का हो गया। ये हो गया, ठीक है। यही इसका सारा मेन खेल था। बाकी समाकलन तो आसान है। log x को t मानोगे, log x को t 1 बटा एक्स dx बराबर dt, लिमिट चेंज कर दो। 1 बटा ई मतलब ई इनवर्स रखने पर -1, 1 रखने पर log 1 की वैल्यू 0, 1 बटा एक्स डी टी आ गया, ये आ गया टी डी टी, प्लस 1 रखने पर 0, टी स्क्वायर रखने पर 2 टी डी टी। समाकलन टी स्क्वायर बटा 2 -1 से लेकर 0 तक, प्लस टी स्क्वायर बटा 2 0 से लेकर 2 तक, मान रखने पर 0 रखने पर 0, 1 रखने पर -1 का स्क्वायर 1, 1 बटा 2 4 - 0, 1 बटा 2 प्लस 4 बटा 2, ये आ गया 5 बटा 2। ये आंसर आ गया। तो इसके अंदर जो मेन बात थी वो था ये चेक करके क्रॉस करना, तोड़ना इसको, क्योंकि मोड तभी हटता है जब एक बात का कंफर्मेशन हो जाए कि भाई ये चीज प्लस की है, तो ही मोड हटेगा। जब तक ये प्लस का कंफर्मेशन नहीं होता मोड, क्योंकि मोड को लगाया इसीलिए गया। अगर मोड को लगाया गया, मोड अपना काम नहीं करेगा तो कौन तनख्वाह देगा? तो मोड को लगाया गया है माइनस को प्लस करने के लिए, तो ये हटेगा कैसे? ये तभी हटेगा जब कंफर्म हो जाएगी भैया प्लस हो गया, कंफर्म हो जाएगी प्लस हो गया, तो है ना। तो पहले आपको ये पता करना है कि माइनस कहाँ पे है, ये प्लस कहाँ पे है, तो फिर वो दो भागों में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे एक पे टूटा है, और याद देखिए 1 बटा ई, 1 बटा ई का मान 2.7 है। अगर आप 1 में 2.7 का भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा, यानी 1 से पहले पहले ये है। तो 1 बटा ई से लेकर 1 तक, और फिर 1 से लेकर ई स्क्वायर तक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, अगला सवाल।
इसका अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हाँ डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है। अगर दो अति परवलय संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है, अगर दो अति परवलय संयुग्मी है यानी कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट में क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। कॉन्जुगेट में एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, मतलब इसका जो अनुदैर्ध्य अक्ष है वो उसका अनुप्रस्थ अक्ष, उसका अनुप्रस्थ अक्ष उसका अनुप्रस्थ बन जाता है, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अनुप्रस्थ संयुग्मी बन जाता है, संयुग्मी अनुप्रस्थ बन जाता है। तो ऐसे दो अति परवलय को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। जो आपका पहला अति परवलय है, मान लो इसका ये अनुप्रस्थ है और वो संयुग्मी है, ये इसका अनुप्रस्थ हो गया, ये संयुग्मी हो गया, उसका क्या होता है, उल्टा चलता है, वो संयुग्मी अक्ष पे बनता है। फिर ये अति परवलय संयुग्मी अति परवलय कहलाते हैं। इनकी दोनों की जो उत्केंद्रता होती है उनमें रिलेशन होता है। अगर एक की E1 है और एक की E2 है तो 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर बराबर होता है 1, है ना। अगर व्युत्पन्न भी करो तो कोई बड़ा है नहीं, आराम से व्युत्पन्न किया जा सकता है। मान लो ये आपका पहला अति परवलय हो गया, और एक एक बार तो कर भी लिया करो व्युत्पन्न, क्या उससे मन शांत रहता है, आपको ये पता होता है कि ये कहाँ से आया। ये एकदम रटा हुआ भी है ना, वो उल्टी जैसा होने लग जाता है। अगर आप ज्यादा रटते हो तो फिर उल्टी जैसा होता है। तो यहाँ पे अगर ई का मान निकालेंगे तो ई का E1 है तो E1 आपका आ जाएगा 1 + B² बटा A²। अब जो आपका संयुग्मी अति परवलय होगा उसमें ये चीजें चेंज हो जाएगी, y² बटा A² हो जाएगा, x² बटा B² हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला रहेगा, और आपका जो E2 है वो हो जाएगा A की जगह B आ जाएगा, B की जगह A आ जाएगा। ये उल्टा सीधा हो जाएगा। फिर आप उसके बाद में अगर दोनों को उल्टा करके स्क्वायर कर दें और जोड़ें तो आप देख सकते हो कि 1 आएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं और पलट दूं तो ये मेरा आ जाएगा A² बटा A² प्लस B²। और अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं इस तरीके से ये 1 आता है। शांकों का केंद्र निकालिए, शांकों का केंद्र ज्ञात करो। शांकों का केंद्र, शांकों का केंद्र ज्ञात करिए। ये जो शंकु है, जहां पे द्विशंकु जो है वो आपस में टच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसे कहते हैं शांकों का केंद्र। तो जो शांकों का केंद्र है वो ज्ञात करना। और शांकों का केंद्र ज्ञात करने के लिए आपको जो शांकों का समीकरण है, जो भी शांकों का समीकरण है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन बराबर 0, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन बराबर 0, इस तरीके से दोनों के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके बराबर 0 कर दो। इससे आपका शांकों का केंद्र ज्ञात हो जाएगा। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और 0। ठीक है, तो अगर हम ये करते हैं, इस समीकरण को f का नाम दे दो,
5x² माइनस 6xy (22x del f ओवर del x बराबर 0। 2 का भाग दे दो, 5x माइनस 3y बराबर -11। डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के सापेक्ष करोगे 0 माइनस 6x प्लस 10y प्लस 0 माइनस 26 प्लस 0 बराबर 0। इसमें भी -2 का भाग दे देंगे तो 3x माइनस 5y बराबर -13। ये दूसरे समीकरण बन गई। दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाला बिंदु ज्ञात कर लो। या तो बाय ऑप्शन पता कर लो कौन है। बाय ऑप्शन बी आ रहा है ना, बाय ऑप्शन बी आ रहा है। x का मान -1, y का मान 2। हाँ सही बात है, बिल्कुल हो सकता था। एक ऑप्शन से भी हो जाता, एक इक्वेशन से भी हो जाता, क्योंकि एक समीकरण में हम रखते संतुष्ट करता तो एक से भी हो जाता, दूसरी समीकरण बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इसे चाहो दो तरीके आप यूज कर सकते हैं। एक है लेंदी तरीका कि इसे काटते रूप में बदल लो और काटते रूप में बदल के पता कर लो कि ये कौन सा समीकरण है। काटते रूप में बदल लो, क्योंकि ध्रुवीय रूप में तो हम नहीं पहचान पाते, काटते रूप में पहचानते हैं, काटते रूप में चेंज कर लो और काटते रूप में चेंज करके पता कर लो। एक तरीका वो होता है, और एक होता है आपने ध्रुवीय याद किया हुआ है क्या। ध्रुवीय याद किया हुआ है तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काम चल जाएगा। आर बराबर या 1/r बराबर L/r बराबर L/r बराबर 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। इससे तुलना करो, समीकरण को इस रूप में लिखो और ई का मान पता करो। समीकरण को इस रूप में रखो, ई का मान पता करो। अगर ई का मान 1 आता है तो परवलय है, ई का मान 1 से बड़ा आता है तो अति परवलय है, ई का मान 1 से छोटा आता है तो दिग्वर्त है। परवलय, अति परवलय,
दीर्घवृत्त। तो एक तरीका ये होता है, एक होता है चेंज करके आर की जगह कॉस थीटा की जगह अपना मान रख दो, चेंज कर लो, है ना। एक तो जो बेसिक तरीका है उससे काम ले सकते हैं, कार्तीय को ध्रुवीय में बदल लो, ध्रुवीय से कार्तीय, आर की जगह √x² + y², कॉस थीटा की जगह x/r। इस तरीके से ये मान रख के इसे चेंज कर लो और बाद में देख लो समीकरण कौन सा है। एक तरीका तो ये करता है कि ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें आप रखोगे, चेंज करोगे, होल स्क्वायर करोगे, वर्क करोगे, इधर लाओगे, उधर लाओगे, ये सारा झंझट होगा। एक होगा इस रूप में लिख के चेंज कर लो। इस रूप में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, आर को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 6 - 4 कॉस थीटा बराबर 5/r हो गया। 6 का भी भाग दे दो, 6 का भाग देते ही 4/6 कॉस थीटा 5/6। अभी बन गया आपका समीकरण, ये आपके एल का मान हो गया, ये हो गया एल, ये हो गया ई। ई का मान 4/6 है, मतलब 2/3 है, 2/3 है मतलब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है यानी ये दीर्घवृत्त है। तो ये लो, ये कुछ समय में सवाल पूरा हो गया। तो ये आसान पड़ता है, अगर हम ध्रुवीय का जवाब ध्रुवीय में ही दें तो आसान होगा, वरना ध्रुवीय को कार्तीय में बदलो फिर सॉल्व करो तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप रूपांतरण करोगे तो लंबा तो होगा ही होगा, रूपांतरण करोगे तो लंबा तो होगा ही होगा। तो रूपांतरण से बचे तो हमें फिर ये याद रखने पड़ेंगे, जो हमारे मूल समीकरण है उन समीकरणों के ध्रुवीय रूप ही याद रखने पड़ेंगे। ये ज्यादा नहीं है, तो वृत्त को याद कर लो, परवलय, दिग्वट, अति परवलय, बस इतना सा ही खेल है, इनको याद कर लो, इनमें सारा काम हो जाता है। तो कार्तीय तो याद है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ध्रुवीय और याद कर लो। x² + y² - 2x - 3 = 0 के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पे स्पर्श रेखाएं x के समांतर है। स्पर्श रेखाएं x के समांतर है। अगर स्पर्श रेखा x के समांतर होती है तो क्या शर्त होती है? सही है, दोनों की स्लोप सेम होगी, x की स्लोप और स्पर्श रेखा की ढाल सेम होगी, क्योंकि समांतर है मतलब दोनों की ढाल बराबर होंगी। समांतर है मतलब दोनों की ढाल बराबर होगी। कौन दोनों? स्पर्श रेखा और x दोनों की ढाल बराबर है। x 0 डिग्री का कोण बनाता है तो उसकी ढाल कितनी हुई? 0। और स्पर्श रेखा की ढाल dy/dx होती है, तो स्पर्श रेखा की ढाल हुई dy/dx। x की ढाल हुई 0, तो dy/dx का मान कितना हुआ? 0। उसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, dy जब x के समांतर होती है तो dy/dx 0 होता है, जब x के लंबवत होती है तो dy/dx अनंत होता है। अब इसका अवकलन कर लो, x² का 2x + y² का 2y, खुद y का dy/dx
dy बाई डी एक्स का मान 0 रख दो, ये 0 रखते ही 2x x का मान 1 आ गया, x का मान 1 रख के y निकाल लो, y बराबर +-2, x का मान 1 और y का मान +-2, 1 और 2, 1 और -2, ये आंसर हो गया बी, 1 और 2, 1 और -2। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बी वेक्टर बटा 2, तो यहाँ पे हम लोग 132 माइनस 123 का रूल लगा देंगे, 132 माइनस 123, तो उससे अगर हम खोलें तो ये आ जाएगा 1 और 3 ए डॉट सी, बी बाहर माइनस ए डॉट बी बराबर 1/2 बी वेक्टर, और साथ में ये लिख सकते हैं 0 सी वेक्टर, 0 का तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 सी वेक्टर इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुलना कर सकूं, लिख इसलिए रहा हूं कि तुलना कर सकूं। अब यहां पे दोनों साइड से तुलना करने पर ए डॉट सी बराबर 1/2, ए डॉट सी बराबर 1/2 माइनस ए डॉट बी बराबर 0 वेक्टर बराबर 0। और ए व सी के मध्य कोण निकाल लें, तो ये हो गया ए का परिमाण सी का परिमाण इंटू इनके बीच का कोण मान लिया कॉस थीटा, थीटा मान लिया कॉस थीटा हो गया। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि ये तीनों इकाई सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो यानी तीनों का परिमाण 1 है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और सी का परिमाण, तीनों का परिमाण बराबर 1 क्योंकि एकांक थे। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/2 π/3। ये आपका आंसर आ गया, सही है। ये सवाल कई बार आया हुआ, पहले भी राजस्थान में भी कई बार आया हुआ ये, है ना, अभी शायद मैंने थोड़े दिनों पहले इसको देखा था, और ये फिर से आया हुआ है और कई जगहों पे आया हुआ है, बस कंपैरिजन करना होता है, खाली ये थोड़ा सा खोल के कंपैरिजन करना होता है, इतने में ये सॉल्व हो जाते हैं। अगला सवाल,
अवकल समीकरण, ये तो जूम करने वाला, ये तो टेक्निकल ऑप्शंस है, ये पता नहीं। देखो यूट्यूब की कंपैरिजन मत करिए यार, यूट्यूब है ना, यूट्यूब बिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, उसका और हमारी कोचिंग का क्या कंपैरिजन। पहला तो ये हो गया कि आप यूट्यूब पे बहुत कुछ हो सकता होगा, यूट्यूब की पूरी टेक्निकल टीम है उनके पास, उनका क्या कंपैरिजन है यार हमारे साथ। पहले तो उनके जैसा कंपैरिजन हो नहीं सकता। दूसरा ये है कि टेक्निकल चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है, वो टीम होती है, वो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो बेचारे करते ही हैं, कुछ ना कुछ जो संभव हो सकता है वो लाते हैं, तो वो लाते रहते हैं। अब उसमें ये कि जूम करने का ऑप्शन या ये करने का ऑप्शन, क्या पता, और ला सकते या तो नहीं ला पाते होंगे, कुछ बड़ा मुश्किल काम होता होगा तभी नहीं ला पाए। यूट्यूब ला पाया वो अलग बात है, यूट्यूब का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यूट्यूब ला पाया वो तो उसका आप समझ सकते हो कि उसके पास बहुत कुछ है लाने के लिए, तो हमारी टीम के पास तो शायद इतना संसाधन ही नहीं होंगे। दूसरा ये नहीं लाए इसका मतलब जरूर ये है कि कोई ना कोई मुश्किल है, फिर भी अगर ला सकते थे फिर नहीं लाए, इसका मतलब कोई और कारण होगा। तो यही है, चलने दो ऐसे यार। और आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है तो आप एक काम कर सकते हैं, लैपटॉप में चला सकते हैं। अगर आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है तो आप लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, लैपटॉप में आराम से चलाओ, लैपटॉप में स्क्रीन भी बड़ी हो जाती है। एक्स का भाग दे दिया, ई की पावर माइनस एक्स बटा एक्स। ये होगी रेखिक समीकरण, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। Q का वैसे कुछ करना नहीं है क्योंकि समाकलन गुणांक ही निकालना है, और समाकलन गुणांक P से ही आएगा। आगे x की पावर m, फिर इसने कहा है कि जो गुणांक है वो 1/x² है, 1/x² है, मतलब x की पावर -2 होगा। तो जो दिया है उसके साथ तुलना करें तो वो x की पावर -2 है, जिससे m का मान -2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? समुच्चयों के लिए कौन सा कथन सत्य है? समुच्चयों के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखो सीधा है कि अगर यूनियन बराबर हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि समुच्चय बराबर है, गलत।
इंटरसेक्शन बराबर हो गया तो भी कोई गारंटी नहीं है। ये पर में है कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बराबर आते हैं तो ही वो दो सेट बराबर होते हैं। एनसीईआरटी में आपको ये परिणाम मिल जाएगा, एनसीईआरटी की विविध प्रश्नमाला में। एनसीईआरटी 11th के अंदर समुच्चय की विविध प्रश्नमाला, क्लास 11 का ये सवाल है जो कहता है कि खाली यूनियन बराबर होने से बराबर नहीं हो जाते, केवल इंटरसेक्शन बराबर होने से भी बराबर नहीं हो जाते। यूनियन के बराबर होने से आप ये नहीं कह सकते कि दो समुच्चयों का यूनियन किसी समुच्चय के साथ बराबर आ रहा है तो वो बराबर हो गया, नहीं। इंटरसेक्शन बराबर आ गया, नहीं। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों बराबर आ गया तो गारंटी है, तो फिर बी बराबर सी है, क्योंकि दोनों चीज बराबर नहीं दे सकता। दोनों बराबर दे दिया तो फिर बी और सी बराबर है। अगर ए के साथ यूनियन भी बराबर आ रहा है बी और सी का, ए के साथ इंटरसेक्शन भी बराबर आ रहा है तो फिर बी बराबर सी है, फिर कोई और उपाय नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का क्लास 11 का विविध का एक सवाल है जिसको सवाल बना के चिपका दिया। बढ़िया किया, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन पे अंडर रूट है, 1/√n² माइनस r², r का मान 1 से लेकर अनंत तक। अंडर रूट है इस पे ना, अभी मैं इसको इधर लाऊंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। एक बटा √n² माइनस r²। a माइनस बी बराबर a माइनस सी हुआ तो b बराबर सी होगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, तो कोई जरूरी है ही नहीं, ये तो एकदम सिंपल सा है। इसको तो आप एग्जाम्पल से खारिज कर सकते हो, आराम से किसी भी एग्जाम्पल से खारिज कर सकते हो कि a माइनस बी अगर a माइनस सी के बराबर हो गया तो b बराबर सी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई भी एग्जाम्पल ए ले लो, कोई भी एग्जाम्पल, सपोज करो 1 2 3 ले लिया, बी मैंने ये लिया 2 3 4, सी मैंने ये ले लिया 2 3 4 5। अब ये लो, अब इनमें a माइनस बी बराबर आ रहा है a माइनस सी, a माइनस बी और a माइनस सी बराबर आ रहा है, लेकिन b बराबर नहीं है c के। तो a माइनस बी बराबर a माइनस सी हो तो b बराबर नहीं होता c के। तो अब आ जाओ, इसमें से r² कॉमन कर लो, पहले n² कॉमन निकालो, n² बाहर आते ही समीशन r बराबर 1 से लेकर r बराबर n-1 तक, लिमिट n टेंड्स टू अनंत, r बटा n का स्क्वायर हो गया, समाकलन में कन्वर्ट करने पर 1/n की जगह dx आ जाएगा,
समीशन की जगह इंटीग्रल आ जाएगा। x का मान 1/n 0, x का मान n-1/n अलग अलग करने पर 1, और ये हो गया 1/√1 - x² dx। 1/n की जगह dx आ गया, r/n की जगह x आ गया। ये आपका बन गया साइन इनवर्स x। ये π/2 आ गया, ये 0 आ गया, ये π/2। ये सवाल आते हैं, ये काफी आते हैं वाले, ये समीशन वाले हैं ना, इनका समाकलन की सहायता से योग ज्ञात करने वाले, ये सवाल काफी आते हैं। ये मैंने बताया वो आपको आरबीएससी में जाके, आरबीएससी में जाके आरबीएससी समाकलन, आरबीएससी की बुक, उसमें समाकलन की बुक, उसमें प्रश्नावली नंबर 6.1 में यही है, इनका योग ज्ञात करना समाकलन की सहायता से। और एक सवाल सेकंड ग्रेड में भी चला हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी चला हुआ है, काफी आते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में। और मैंने जो समाकलन पढ़ाया उसमें करवाए हुए हैं, ये समाकलन वाले वीडियो हैं, उनके अंदर जाके देखो, उनमें करवाया हुआ है ये, क्योंकि सवाल आता है इनसे एक। बिल्कुल, ये 2-4 समाकलन है, याद कर लो, ये 2-4 समाकलन है। एक है 0 से π/2 log sin x, जितना log sin x का होता है उतना ही log cos x का होता है, तो ये 0 से π/2 log cos x माइनस पाई log 2/2। ये आप लोग, आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 27, एनसीईआरटी समाकलन एग्जाम्पल 27, ठीक है। अगला है 0 से π/2 log 10x log cot x dx 0। ऐसा कोई दुर्लभ नहीं है, एक एक बार व्युत्पन्न कर लोगे तो, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी शांति आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार व्युत्पन्न कर लेते हो तो याद ज्यादा लंबे समय तक याद रहने लग जाता है, याददाश्त बढ़ जाती है, कि खाली रट्टा मारना इतना काम करता नहीं है।
ना, log sin 2x में नहीं होता, चेंज हो जाता है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, जैसा है वैसा का वैसा, तो ये उत्तर है। कुछ भी बदलाव करोगे तो फिर उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई भी, जैसे आप कहोगे सर sin 2x आ गया, तो sin 2x आ गया तो बदलाव करना पड़ेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर इसके क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा कह नहीं सकते। हाँ, इसमें सिर्फ एक छोटा सा बदलाव दे सकता हूं, वो है sin x में, 0 से पाई, सिर्फ sin x में। वो cos x में भी काम नहीं करेगा, केवल sin x में। 0 से पाई log sin x बराबर माइनस पाई log 2। इसकी भी cos x की गारंटी नहीं लेता, इसकी भी cos x की गारंटी नहीं लेता। ठीक है, आज मैं छोटा छोटा व्युत्पन्न करवा देता हूँ, क्योंकि वरना ये रहेगा दिमाग में, ओ ये तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से एक चीज आपको करके देखनी है, log sin x करके देख लेना, क्योंकि log sin x होगा वही log cos x हो जाएगा। गुणधर्म लगाओगे तो गुणधर्म क्या कहता है आपका, गुणधर्म कहता है कि x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखने पर वही समाकलन वापस आ जाता है। तो a प्लस बी माइनस एक्स यानी पाई बाई टू माइनस एक्स, तो log sin पाई माइनस टू है, पाई बाई टू माइनस एक्स करोगे, log sin x का log cos x बन जाएगा। तो log sin x और log cos x एक ही होंगे। हमारे समाकलन के गुणधर्म के अनुसार log sin x और log cos x का समाकलन 0 से पाई बाई टू के केस में एक ही होगा। तो इन दोनों का उत्तर एक होगा। ऐसे ही आप इन दो के साथ भी देख सकते हैं, x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स आती है, कोट एक्स बन जाएगा, या कोट होगा तो टेन बन जाएगा, सेक कोसेक बन जाएगा, कोसेक सेक बन जाएगा। इसलिए ये दो बराबर है आपस में। ठीक है, इसकी एक की व्युत्पत्ति एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 27 को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी व्युत्पत्ति है, थोड़ी सी लंबी है, उससे कर लो और माइनस पाई log 2 बाई 2 आ जाएगा। इनकी व्युत्पत्ति करने में जोर नहीं आएगा, क्योंकि ये समाकलन हो गया आपका आई, इसका नाम आई रख लो। आई बराबर 0 से पाई बाई टू log 10x dx। फिर गुणधर्म यूज करो, गुणधर्म यूज करने पर 0 से पाई बाई टू log 10 90 माइनस एक्स जो कि बन गया कोट एक्स dx। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आई और आई 2i आ गया, 0 से पाई बाई टू आ गया, log 10x प्लस log कोट एक्स आ गया, 10 कोट कट गया, log 1 आ गया, log 1 का मान 0 होता है तो ये 0 हो गया, आई बराबर 0 हो गया, ये आई बराबर 0, इसलिए log 10x और log कोट एक्स का 0 होता है, तो वो खत्म ही हो गया। ये दो खत्म हो गए। अब सेक वाला चाहिए आपको, तो ये सेक वाला इन से निकल जाएगा, सेक वाला आपका इन से निकल जाएगा। इसका माइनस पाई बाई log 2 है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, दोनों तरफ माइनस से गुणा करते 0 से पाई बाई टू log sin x dx बराबर पाई log 2 बाई टू। इस माइनस को log में पीछे ले जाओ, log में माइनस पीछे जाएगा तो पावर में जाएगा, और पावर में जाते ही ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाई टू, माइनस जाते ही साइन की पावर -1 हो जाएगी, जो कोसेक 1/sin बन जाएगा, 1/sin कोसेक एक्स होता है, तो log कोसेक एक्स का समाकलन आ गया पाई log 2 बाई टू, ये उससे बन जाएगा। तो ये आपके आंसर है। तो इतना है ना। एक बात देखो, व्युत्पत्ति का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। व्युत्पत्ति, ये नहीं कह रहा बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलों की व्युत्पत्ति करो, लेकिन थोड़ी थोड़ी व्युत्पत्ति करते रहते हो ना, तो आपको याददाश्त आसान हो जाती है, याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको वो उत्तर आप भूल भी जाते हो तो आपको प्रोसेस याद होता है, वो प्रोसेस याद होता है कि अच्छा अच्छा इसमें ये किया था इसलिए ये आंसर आएगा, तो वो याददाश्त कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो छोटे छोटे काम करते रहा करो, है ना, एकदम सूखा रट्टा मत मारा करो, वो भारी पड़ता है। हाँ, वो तब मारो जब एकदम इमरजेंसी हो कि भाई अब तो जगह ही नहीं है।
R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए बी ए 0। एक उत्तर तो आ गया, और ज्यादा करेंगे भी क्या। ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और सवाल ने दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी तो 0 के बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो एक्स बराबर आ गया 0। ये 0 हो गया। दो की पावर माइनस आयटा का 2 की पावर माइनस आयटा का वास्तविक भाग कितना होगा। 2 की पावर माइनस आयटा का वास्तविक भाग कितना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे m बराबर e की पावर log m, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसे e की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर माइनस आयटा है जो कि हो गया हमारा e की पावर log 2 की पावर माइनस आयटा, माइनस आयटा आगे आ गया, log 2 हो गया। फिर हम आयलर फॉर्म का यूज करेंगे, आयलर फॉर्म का यूज करके ये हो गया cos log 2, थीटा की जगह log 2 हो गया, माइनस आयटा साइन log 2। ये आयलर फॉर्म का यूज कर लिया। अब देख लो यहाँ पे वास्तविक भाग कितना हुआ और काल्पनिक भाग कितना हुआ। ये हो गया आपका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस साइन log 2, तो ये cos log 2 हो गया, cos log 2। तो यहाँ जो मैंने यूज किया है वो e की पावर माइनस आयटा थीटा, आयलर फॉर्म का यूज किया है cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। ठीक, अगला सवाल। ये मुझे रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, ये वाले शानदार रिजल्ट लगते हैं। कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो कमाल के हैं। इसमें से कुछ रिजल्ट, बाकी तो नॉर्मल होते हैं, कुछ रिजल्ट बड़े कमाल के होते हैं समुच्चय के। और ये खास तौर पे इस टाइप के सवाल को वो जानबूझ के पूछता है। इस टाइप के जो सवाल है ना वो जानबूझ के पूछता है कि भैया कौन इक्वल है, कौन बराबर बनेगा नहीं बनेगा। कितने कथन असत्य हैं, कोई नहीं, 1 2 3।
तो अगर देखें, हाँ पहले ऑप्शन को देखें, पहले ऑप्शन को देखें, a माइनस बी, ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है, ये a है, ये b है, तो ये आपका a माइनस बी आ गया, a माइनस बी आपका ये हुआ। अब अगर ये a माइनस बी जो है, अगर इसको a में से निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, a के पास क्या बचेगा, ये आपका a है, इस a में से अगर a माइनस बी को आउट कर दिया जाए, a माइनस बी कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, मतलब यही तो बचेगा, ये वाला हिस्सा, ये तो a इंटरसेक्शन b के बराबर होता है, यानी a माइनस बी बराबर बचेगा a इंटरसेक्शन b। तो ये तो असत्य हुआ, ये तो गलत। ठीक है, दूसरा कथन के लिए हमारे पास रिजल्ट है कि a माइनस बी जो होता है, फॉर्मूला ये कहता है, मैं x माइनस वाई में लिख देता हूं, x माइनस वाई बराबर होता है x इंटरसेक्शन y डैश, ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है। ठीक है, अगर मैं यहां पर x की जगह a रख दूं, y की जगह b डैश रख दूं, इस फॉर्मूले में x की जगह a रख दूं और y की जगह b डैश रख दूं, तो देखो क्या बनता है, तो ये बनेगा a माइनस बी डैश बराबर a इंटरसेक्शन y का डैश, b डैश का डैश, वो b बन गया, तो a माइनस बी डैश बराबर a इंटरसेक्शन b, यही आ रहा है, यही आ रहा है, इसका मतलब ये तो सत्य है, ये आपका ट्रू हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा शानदार है, ये जबरदस्त है, ये जबरदस्त ऐसे कि ये दो भाई हैं, दो जुड़वा भाई है, ये दो जुड़वा भाई हैं और खेल खेलते हैं, ये एक जुड़वा भाई, एक तो ऐसे होता है जिसमें आपका चिन्ह बदलता है, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या होता है, एक तो एक में माइनस बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है, एक में इंटरसेक्शन बाहर है, माइनस अंदर है। अब इन दोनों में होता क्या है, बाकी सब बंटनता जैसा होता है, जैसे बंटनता का नियम होता है वैसे बढ़ता है, a माइनस बी बटा माइनस ए के साथ बटा माइनस सी के साथ बटा, लेकिन रोचक बात यह है कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन बन जाता है, ये रोचक है। इसमें कोई रोचकता नहीं है, साधारण सिंपल, जैसा है वैसा का वैसा बस खुल जाएगा, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c और माइनस, इसमें कोई रोचकता नहीं है। हाँ, याद है, इसमें ये रोचक है। हाँ, याद है बंदूक वाला, एक मैंने आपको समझाया था कि बंदूक वाला फॉर्मूला याद रखो कि ये बंदूक वाला है, बंदूक सूत्र, आप इस माइनस को बंदूक समझिए, ये जो माइनस है ये बंदूक है, गोली चली और गोली चलते ही बंदा पलट गया, लिखके हैं, ये बंदूक का सूत्र हो गया, ये आपका माइनस है, सोचो इसको इस तरीके से, अजीबपन के तरीके से काम में रखो कि ये माइनस है, ये इंटरसेक्शन है, ये जो माइनस है ये माइनस नहीं है बल्कि ये बंदूक है, जिससे बस गोली चलने वाली ही है, गोली चलेगी और जाके टकराएगी, टकराते ही गोली खाने के बाद तो बंदा पलट ही जाता है, तो ये पलट जाएगा, है ना, ये अच्छा, इसको ऐसे याद रखो।
हाँ, गोली से अच्छे-अच्छे पलट जाते हैं, बिल्कुल सही। और याद रखो कि गोली से अच्छे-अच्छे पलट जाते हैं। गोली खाने के बाद तो कौन नहीं पलटता। तो ये तो इंटरसेक्शन है, तो एक गोली खाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। लेकिन बंदूक पहले चलनी चाहिए खचाक, यानी माइनस बाहर हो और यूनियन और इंटरसेक्शन बाहर हो तो बंदूक सूत्र लगता है। बाहर इंटरसेक्शन हो, अंदर यूनियन या इंटरसेक्शन कोई हो तो बंदूक सूत्र काम करता है, और बंदूक सूत्र से तो हर कोई पलटता ही है। हाँ, अगर बंदूक के पीछे आप खड़े हैं तो आप सुरक्षित हैं। बंदूक के पीछे वाले को क्या डर है? कोई डर नहीं है। तो ये एज इट इज आ गया। यहाँ पे भी अगर आप बंदूक वाला लगाएं तो देखो, बंदूक कोई नुकसान थोड़ी करेगी। यहाँ पे आप बंदूक के पीछे खड़े हैं, बंदूक के आगे दिक्कत आती है ना। आप अगर बंदूक के आगे खड़े हैं तो फिर पलट जाएंगे, लेकिन बंदूक के पीछे खड़े हैं तो आपको क्या डर है? तो ये बंदूक के पीछे वाला है, बंदूक के पीछे वाला सुरक्षित रहता है, बंदूक के आगे वाला पलट जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, बड़े करीबी मामले होता है और खेल को बिगाड़ते हैं ये लोग। तो ये बात फिलहाल, ये बंदूक के पीछे खड़ा है, बंदूक के पीछे खड़ा है मतलब सुरक्षित है। अगर गोली चलेगी तो अभी बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पीछे खड़ा है, और इसलिए ये बात सही है, सत्य है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, कितने कथन असत्य है? तो सिर्फ एक ही कथन असत्य है, सिर्फ एक। तो आंसर हो गया बी। इसको नोट डाउन कर लेना, कहीं डायरी में लिख लेना, वरना फिर भूल जाओगे। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रकाश की बात याद रखिए कि गोली खा के तो अच्छे अच्छे पलट जाते हैं। तो वही है, गोली खा के पलट जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि गोली के आप आगे हो, बंदूक के आगे हो, ना कि बंदूक के पीछे हो। तो बंदूक के आगे होंगे तो गोली लगेगी ना, तो पलटोगे। अब बंदूक के पीछे खड़े हो तो चाहे कितनी गोलियां चलाते रहो, कहां लगेगी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो थोड़े से लंबे टर्म के लिए। बस इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से फिर दोबारा। और इसे मनोज ने दिया था, तो ये क्रेडिट है वो मनोज के नाम पे जाता है। ये फॉर्मूला जो है वो मनोज के द्वारा दिया गया था, तो इसका क्रेडिट जो है वो मनोज, हम इसे बंदूक सूत्र कहते हैं, लेकिन ये दिया गया मनोज के द्वारा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।